नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। ये जीके और जीएस की क्लासेस रोजाना 12:30 बजे होती है, तो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरे साथ में 12:30 बजे जीके और जीएस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि आप अगर जीके के अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहते हैं, यानी यूपीएसआई को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। आप सुबह 7 बजे मेरे चैनल पे, यानी इस चैनल पे आप रीजनिंग की क्लासेस भी देख सकते हैं। 7 बजे के बाद में आपको यूपीएसआई के लिए मैथ्स की क्लासेस मिलती हैं, वो की आपको 11:30 बजे मिलती है। 11:30 बजे के बाद में आप 12:30 बजे मेरे साथ जुड़ते हैं, और इसके बाद आपको जो क्लास दी जाती है वो आपको हिंदी की क्लास दी जाती है, वो सुबह 9 बजे यानी शाम को 9 बजे होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यूपीएसआई के लिए पूरी तरह से आपको एक बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपका पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट्स का सीरीज है, जिसमें आप यहाँ पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी कमियों को जान सकते हैं, और इसके बाद में आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। जो आपको वीक पॉइंट दिखेगा आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे। आगे मैं बता दूं कि अगर आप भाई पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट समझना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास में अभी मौका है, आपके पास में अभी टाइम है, और अगर टाइम है तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए, और अगर फायदा उठाया जा रहा है तो क्यों ना सस्ते में फायदा उठा लिया जाए। तो सस्ते में फायदा अगर आपको देखना है तो आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन बाई एससी ऐप को डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि आपको वहां पर एक बैच मिलने वाला है मात्र 99 में। कितने में? 99 रुपए में आपको पूरा बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको अगर बैच पढ़ना है, आपको कंसेप्ट समझना है, आपको थ्योरी को पढ़ना है, तो आप यहाँ पे चाणक्य 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं, जो यूपीएसआई 2025 के लिए बनाया गया है। केवल इसी को टारगेट करता है, और आपको ये पूरी फैकल्टी पढ़ाने वाली है। कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में। भाई इससे सस्ता बैच आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, और बेस्ट कंटेंट के साथ में। आप एक बार कंटेंट को यहाँ पे देखेंगे तो आपको कंटेंट यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट है। तो ये कंटेंट आपको चाहिए तो भाई 99 रुपए खर्च करने। भाई नोट्स भी 99 रुपए में नहीं आते हैं। अगर आप कहीं पर मार्केट में 99 रुपए में नोट्स लेने जाओगे तो आपको वो नोट्स भी, पूरे नोट्स भी 500 से 600 रुपए में मिलेंगे, और आपको यहाँ पे नोट्स के साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा तो वो केवल 99 रुपए में। तो भाई इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको मिलने वाला है, और ये बैच आपको बाईएससी एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आपका ये ऑफर है बहुत ही सीमित समय के लिए रखा गया है, और इसके बाद में ये बैच जो है फिर से 599 रुपए का हो जाएगा। तो जब तक ये बैच आपका 99 रुपए का है तो मौका आप फोन उठाइए, मौके का फायदा उठाइए, और इसके बाद में इस बैच को खरीदिए। कहां मिलेगा? बाईएससी एप्लीकेशन पे। तो भाई सबसे पहले आप बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्टर और लॉगिन करने का मौका मिलेगा। नए हैं, पहली बार डाउनलोड किया है तो रजिस्टर, और आप पहले कर चुके हैं, डिलीट कर दिया था तो दोबारा किया है तो लॉगिन करना है। ठीक है, इसके बाद में आप लॉगिन करके इस बैच को खरीद सकते हैं मात्र 99 रुपए में। भाई इससे सस्ता नहीं मिलने वाला है। अभी मौका है तो फोन उठा लो। हाँ जी जान, नमस्ते। निशांत भी जुड़ चुके हैं, और जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले एक बात कहूंगा कि जुड़ने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना होता है? शेयर करना होता है। तो जल्दी से शेयर कर दो। इसके बाद में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और हमेशा की तरह कॉपी और पेन लेके बैठना। आप हमेशा की तरह यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करना, और यहाँ पर लास्ट में आपका फीडबैक भी जाना जाएगा कि क्या रहा आज की क्लास में, आपने कितना इंप्रूव किया, आपने कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी है ये आप बाद में भी बताइएगा। तब तक स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? आपसे यहां पे महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? भाई इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, भारत में लौटने को। तो यहां पर आपके सामने महात्मा गांधी का फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहां पे लिखा हुआ है, एक कटिंग है अखबार की, साउथ अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे गांधी जी। ठीक है, तो कब लौटे थे इसकी बात पूछी जा रही है। तो आप यहां पे क्या बताओगे कि एक वक्त था 1893 का। तो सर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, आप तो 1893 की बात कर रहे हो। तो भाई 1893 का एक टाइम था जहां पर गांधी जी जाते कहां पे? अफ्रीका पहुंचते हैं, और अफ्रीका पहुंचने के बाद में ये क्या देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी जो हैं वो भारतीय समुदाय को एक नस्ली भेदभाव के रूप में परेशान करते हैं, और इनमें गांधी जी भी शामिल थे, और नस्ली भेदभाव में ट्रेन से इनको बाहर फेंक दिया गया था।
जिसके बाद इन्होंने एक सत्याग्रह की नींव रख दी थी और ये सत्याग्रह के नेता के रूप में उभर के आए थे। और 1907 में आप जन सत्याग्रह आंदोलन किया था अफ्रीका में, भारत में नहीं, अफ्रीका में। और नस्लवादी शासन के खिलाफ इन्होंने एक सत्याग्रह किया था और नस्लवादी शासन को खत्म कर दिया था। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आप ये आते हैं कहां पर, भारत लौट के आते हैं। और भारत लौट के कब आते हैं, 1915 में आते हैं। 1915 में भी कौन सी तारीख को आते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 जनवरी को आते हैं। और 9 जनवरी को ही इसी वजह से क्या मनाया जाता है, इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। आप ये सारी बातों को नोट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से लौटे थे। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर है यहां पे, जान का, मोहिनी मिश्रा ने भी आंसर दे दिया है और ऋतु कुमारी का भी आंसर आ चुका है। तो सबका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नस्ली भेदभाव के कारण ये कहां थे, अफ्रीका में थे। और वहां पर लगभग वकालत सीख के भी आए थे, लगभग इन्हें 21 साल का यहां पे अनुभव भी हुआ। और यहां आते हैं 1915 में, 2 साल गोखले के मार्गदर्शन में रहते हैं। तो आप राजनीतिक गुरु किसे बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ ये रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में रहते हैं, पूरी परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद भारत में पहला बड़ा आंदोलन भी करते हैं जिसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। कब किया गया था चंपारण सत्याग्रह, आगे बढ़ते हैं, तब तक आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में किसी पर मतलब कोई बिल लाया जा रहा है लेकिन किसी की सहमति नहीं बन पा रही है, तो इनमें से अंतिम फैसला कौन करेगा। यही क्वेश्चन है कि अंतिम फैसला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी। और संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यह बात पूछी जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है, हेड कौन करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बुलाता कौन है ये बताइए सबसे पहले। हाँ जी, गांधी जी के गुरु थे गोखले, ये भी बात सही है, यही तो मैं बताया था। राजनीतिक गुरु के रूप में आपका गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, क्योंकि उनके साथ में, मार्गदर्शन के साथ में, उन्होंने भारत की परिस्थिति को समझा था। और उसके बाद में भारत में एक बड़ा आंदोलन भी किया था जिसका नाम चंपारण था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। बी आंसर है जान का। और इसके बाद में मोहिनी मिश्रा का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो बेटा ये बोला गया है कि कौन सा भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। तो आप जानेंगे कि अगर कोई बिल लाना है तो दोनों की सहमति नहीं बन रही है, तो इस टाइम पे आते हैं राष्ट्रपति। कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। और आर्टिकल नंबर 108 का यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, 108 का यूज करते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं भैया, यूज करके तो संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। क्या करते हैं, ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इनके द्वारा। कि किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 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 भाई अध्यक्षता नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। क्योंकि अध्यक्ष कौन होगा, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष हमेशा यहां पे लोकसभा अध्यक्ष होगा। ये बात याद रख लेना कि संयुक्त बैठक का अध्यक्ष, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा की बैठक ही क्यों ना हो, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो उसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या करे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ए आंसर तो आपका गलत है। राज्यसभा के सभापति यहां पे इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, लोकसभा का स्पीकर ही यहां पे क्या होता है, अध्यक्ष होता है। हाँ, ये बात सही है कि लोकसभा का अध्यक्ष वहां पे उपस्थित ही ना हो तो तब कौन बनेगा। तो भाई उस टाइम पे भी राज्यसभा के सभापति नहीं बन सकते, उस टाइम पे भी लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। दहेज प्रथा का कानून बना था 1961 में। इसके बाद बैंकिंग सर्विस के लिए कानून बना था 1978 में। और इसके लिए आतंकवाद के लिए एक कानून बनाया गया था जिसे POTA एक्ट भी कहा जाता है 2002 में। तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग ए बता रहे थे गलत हो चुका है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और वो कौन है, ओम बिरला हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो भाई थोड़ा सा देख के बोला करो, समझा करो क्वेश्चन को क्या कहता है। भाई अध्यक्षता दोनों सदन की जा रही है तो कौन करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है,
टेबल के नीचे से पैसा लेता है, रिश्वत लेता है, और रिश्वत लेगा तो क्या होगा, कोई ना कोई कानून होगा जो उसे रोकने का भी काम करेगा, कोई ना कोई ऐसा कानून हमारे यहाँ पे तो होगा ना। तो यही पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब लागू किया गया था। तो यहां पर आप बता देंगे इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है। तो यहां पहले मैं बता दूं कि अगर ये एक्ट आया था तो एक्ट से पहले क्या होता था, तो पहले हमारे पास में इंडिया आपका आईपीसी थी, और आईपीसी की धारा 161 से लेके 165 के तहत वहां पे कार्रवाई की जाती थी। लेकिन बाद में हम कानून लेके आए, और कानून लेके आए तो क्या किया गया, यहाँ पे एक्ट लाया गया, और वो एक्ट ही आपसे सामने देखा गया है। कब आया था ये पूछा जा रहा है। मोहिनी मिश्रा का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जान का आंसर है 1988, बाकी ऋतु कुमारी का आंसर है 1986। तो आप यहां पे जो बात कर रहे हैं 1986 की, तो 1986 बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर रहने वाला है 1988 रहने वाला है। याद रखना कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून आपका 1988 में आया था, और यहां पर संशोधन जो आपका 2018 में हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। कानून कब आता है, 1988 में आता है, और इसमें संशोधन होता है, तो संशोधन आपका कब लागू होता है, 2018 में, ठीक है। तो एक अमेंडमेंट जो क्या होता है 2018 में होता है, और इस 18 में क्या बोला गया कि आप रिश्वत ले रहे हो तो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आपको रिश्वत जिसने दी है उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए ये क्या किया गया है, थोड़ा सा और कठिन बनाने की कोशिश की गई है, जिससे सरकारी कर्मचारी रिश्वत ना लें, और जो उनको देने की कोशिश कर रहा है उनको भी यहां पे इस कानून के तहत अंदर लाया गया है, ठीक है। तो एक ही का आंसर सही है, मोहिनी मिश्रा ने सी आंसर बताया। भाई सी आंसर नहीं है, 1986 पर्यावरण की बात कर रहे हो, पर्यावरण वाला कानून जो आया था वो 1986 में आया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेगा तो उसके लिए हमारे पास में जो कानून आया था वो 1988 में आया था। हमें 88 में समझ में आया था कि यार थोड़ा सा कानून बना लेते हैं, नहीं उससे तो पहले अच्छी अच्छी रिश्वत ली है। आज भी रिश्वत लेते हैं, ऐसा नहीं है आज भी नहीं ली जा रही है, फिर भी तो ले लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं भैया। जब कानून के दायरे में आएंगे तब देख लेंगे, तब तक हम इतनी रिश्वत ले चुके होंगे कि हम कानून के दायरे में आएंगे, उतना जो फाइन लगेगा दे के निकल जाएंगे। ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कोई अपराधी है और अपराधी है वो अवैध पैसे को वैध दिखाना चाहता है, और वैध दिखाने के लिए क्या करेगा, वो विदेश जाएगा, और विदेश अगर चला जाएगा तो कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो उस पर कार्रवाई कर सकता है। कोई भी व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए विदेश जाता है, किसी बैंक में जमा करने की कोशिश करता है, या उसे वहां पर खर्च करने की कोशिश करता है, तो इस जगह पर कोई ना कोई ऐसा निकाय होगा जो इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। यही आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कौन सा ऐसा निकाय है जो धन शोधन के लिए, यानी हम कहते हैं जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो उसको रोकना है, और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए करता है। भाई अवैध पैसे को वैध दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे भी क्या होता था, हमारे यहाँ पे भी लोगों को पैसा दे के बरगलाया जाता था। पाकिस्तानी लोग कश्मीरी लोगों को बरगलाने की कोशिश करते थे, एक प्रकार से ये क्या है, आतंकवादी गतिविधि में शामिल करने की कोशिश करते थे, आतंकवादियों का वित्त पोषण करते थे। और इसी वजह से हमारे पास में एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो इस पर कार्रवाई कर सकता है। तो बताइए कौन सा निकाय है। करप्शन खूब चल रहा है भैया, चाहे किसी की सरकार आ जाए करप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये है आपकी पब्लिक की सोच है। पब्लिक नहीं चाहती है कि करप्शन खत्म हो। ए आंसर है जान का, कुमार ऋतु कुमारी का भी आंसर है, मोहिनी मिश्रा का आंसर ए चुका है, और इसी के साथ में FATF, ठीक है। जो लोग यहाँ पे FATF के साथ हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ में हैं, तो यही एक ऐसा है FATF जो क्या करता है कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है, आतंकी फंडिंग होगी उस पर नजर रखने की कोशिश करता है, और देशों को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्टेड करने का काम भी कौन करता है, यही FATF करता है। मान लीजिए आपने कहा होगा पाकिस्तान अभी प्रेजेंट में ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है, क्या वो ब्लैक लिस्टेड था, नहीं था ब्लैक लिस्टेड, लेकिन भारत ने कोशिश की थी कि उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान आतंकवादियों को यहां पे वित्त पोषण करता है, उन्हें रोक नहीं पाता और खुद उसमें लिप्त हो जाता है, खुद उसमें शामिल होता है। लेकिन वो बात अलग है कि FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया, ग्रे लिस्ट में रखा है।
ठीक है, तो ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है कि उसे संघर्ष किया जाए, उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, वो निगरानी की जाए, तो ये आपका ग्रे लिस्ट में रहता है। तो FATF है जिसके जिसके अंदर दो लिस्ट होती हैं, एक आपकी ग्रे लिस्ट कहलाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, एक होती है आपकी ग्रे लिस्ट और एक होती है आपकी ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी केवल ब्लैक लिस्टेड कंट्री केवल 3 है, और ग्रे लिस्टेड में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनके यहाँ पर आतंकवाद तो होता है लेकिन वो खुद भी संघर्ष कर रहे होते हैं, और उनके पैसे पर जो भी पैसा आता है उसकी निगरानी करने का काम ये करेगा। आया समझ? कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं भैया, कमेंट्स दिखने चाहिए एक दूसरे की। भाई लोग यहाँ पे बातें करनी तो आते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी, कमेंट्स कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहां क्या बताया गया है कि आपके पास में कुछ ऐसा होगा जो संविधान में लिखा हुआ है, कुछ ऐसा होगा कि अमेंडमेंट का कुछ बनाया जाएगा, और इनमें से ऐसा कुछ ऐसा भी होगा जो ना तो संविधान में लिखा है ना ही उसे किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसी ही चीजें हमारे पास में क्या कहलाती हैं, जो संविधान में उल्लिखित है वो आपकी संवैधानिक निकाय कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। हमसे यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है, तो आपका वैधानिक निकाय क्या कहलाता है, जिसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो आप बताइए इनमें से ऐसा कौन है जो संसद के किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो इनमें से आप क्या बताएंगे, ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, तो किस एक्ट के तहत बनाया गया है, कौन है जो इनमें से एक्ट के तहत बनाया जाएगा। जब आप यहां पे नीति आयोग की बात करेंगे तो भाई ना तो ये संविधान में लिखा है ना ही किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो ये क्या आपका वैधानिक निकाय होगा? नहीं, ये कैसा है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। जब हम यहां पे वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग आपका आर्टिकल नंबर 280 में लिखा हुआ है, यानी हमारे भारत के पास में क्या होगा, एक वित्त आयोग होगा, और आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगर लिखा है तो किसका मतलब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे तो स्टैट्यूटरी बोली जा रहा है, हमसे तो वैधानिक निकाय की बात की जा रही है। निर्वाचन आयोग, तो भाई जब संविधान बनाया था उस टाइम पे कह दिया था कि इलेक्शन तो कराएंगे, और जब इलेक्शन कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन की जरूरत होगी, तो इसी वजह से ये भी क्या है आपका, ये आर्टिकल नंबर 324 के तहत आपका संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बचा कौन, आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, क्योंकि ये बनाया गया था, और बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 2005 में। NDMA एक्ट कब आया था, 2005 में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। भाई कौन होता है इसका अध्यक्ष, PM होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जब यहाँ पे किसी एक्ट के थ्रू कोई चीज बनाई जाती है तो वो आपका क्या कहलाती है, वो आपका यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है, ये आपकी वैधानिक निकाय कहलाते हैं, जो कि आपका NDMA है। इसी प्रकार से आप देखें में पाया जाता है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, CM होते हैं, जो मैंने कल पढ़ा था। आया समझ? ए आंसर है, ए आंसर है, जान का, ऋतु कुमारी का, मोहिनी मिश्रा का, सभी का आंसर क्या आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, यानी यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, और इसके अलावा स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रॉ सुना होगा आपने, एकता टाइगर देखी होगी, ठीक है, टाइगर जिंदा है देखी होगी। तो ये फिल्म जो है वो किस पर डिपेंड है, ये रॉ पर डिपेंड है, RAW पर डिपेंड है। और यही आपका क्वेश्चन है कि रॉ का पूर्ण रूप है क्या। रॉ तो है लेकिन इसका पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ऋतु कुमारी का आंसर अच्छा, PM जो होता है वो आपका किसका अध्यक्ष होता है, वो आपका NDMA का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियम जो आपका आयोग है उसका अध्यक्ष होता है। जान का आंसर आ चुका है B आंसर 60, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है B। और कोई बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप आंसर दीजिएगा। ऋतु कुमारी का भी आंसर आ चुका है। बाकी मैं बता दूं कि इसकी जो स्थापना होती है बेटा, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, जब रॉ की बात करते हैं तो रॉ की स्थापना होती है 1968 के टाइम पे, 1968 के टाइम पे। अब स्थापना हो गई तो इसका हेडक्वार्टर भी बनाना पड़ेगा। अब हेडक्वार्टर कहाँ बनाएगा, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये बात भी समझ में आ गई है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है।
तो ये हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की बात करता है। किसी देश में आपका कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके क्या कर सकता है, उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और ये किसी ना किसी के अधीन तो होगा। तो भाई ये पीएमओ के अधीन है, यानी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करेंगे तो उसके अधीन काम करता है। इसके अलावा और क्या है इसका मोटो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने दिखा रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता जो है वो इसका मोटो है। और यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रिसर्च, और आपका ए से हो जाएगा एनालिसिस, और डब्ल्यू से हो जाएगा आपका विंग। तो आप क्या बताएंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोई ना कोई तो प्रमुख होगा, इसका कोई ना कोई तो चीफ होगा, तो प्रेजेंट टाइम में रॉ के अध्यक्ष या रॉ के चीफ या रॉ के प्रमुख कौन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसका आंसर कौन देगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही है। ऋतु कुमारी जान का आंसर न्यू दिल्ली है, सही है। मेरे सलमान खान की मूवी, हाँ भाई तुम्हारे ही सलमान खान की मूवी है, ठीक है, तुम्हारा सलमान खान है तभी बेचारा को आ रहा है। राहुल चौहान का आंसर आ चुका है बी, पराग जैन आंसर आ चुका है। यानी प्रेजेंट टाइम में इसकी चीफ कौन है, पराग जैन चीफ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ पराग जैन। स्थापना 1968, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, काम क्या है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना किसी देश में जाकर या फिर अपने यहां पर, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, किसके अधीन है, पीएमओ के अधीन है। इसलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे बोलता है हाथ धोने की। तो भाई जो सलमान खान से हाथ धो बैठे हैं उनकी बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, हाथ को धोने की बात आ रही है, ठीक है। लोग कहते हैं कहीं कहीं लोग नहा धो के भी नहीं मिलते हैं, अब वो लोग, कोई लोग हाथ धो के पीछे पड़े होते हैं। तो अब इसी की बात करते हैं कि ए आपका दिवस ऐसा कौन सा दिवस है जो अवेयर करने के लिए बनाया जाता है कि आपको हाथ धोना है। जब कोरोना आया था तो सभी आप जानते हैं कि हाँ, हाथ धोने की आदत डाल दी गई थी कोरोना के टाइम पे, लेकिन वो बात अलग है कि अब आज के टाइम पे फिर वही आदत आ चुकी है कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को ऐड आता था ना, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, तो ये उसी की बात कर रहा है कि वैश्विक हाथ धुलाई प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 2008 में स्टॉकहोम में ये शुरू किया गया था। ये स्टॉकहोम वही है जहां पर पर्यावरण के लिए पहली बार बैठक बैठी थी, ये स्टॉकहोम वही है जहां पर पर्यावरण के लिए यहाँ पे कानून बनाने की बात आई थी। संक्रामक रोग से बचना है तो हाथ धोने पड़ेंगे। अगर आपको बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो आपके हाथों पे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हटाने हैं तो हाथ धोने पड़ेंगे, तो हाथ धोने के लिए जागरूक करना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये याद करना है कि 15 अक्टूबर को हाथ धोने हैं, ठीक है। हमारे इंतजार में है वो, हाँ तुम्हारे ही इंतजार में है, ठीक है। कब ऊपर वाला आएगा, कब उसे लेके जाएगा, तुम्हारा तो इंतजार करेगा ही भाई। मोहिनी मिश्रा का आंसर आ चुका है बी, और गुनगुन कश्यप का आंसर बी है, और ए या बी, ऋतु कुमारी बी आंसर हो गया है। सर पर्सनल होने की नहीं हो रही, मैं पर्सनल होने की बात नहीं कर रहा, किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए। 15 अक्टूबर हाथ धोने वाला दिवस है। इसके बाद में अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्किल्स को सुधारा जाए, हम अपनी स्किल्स को सुधारें, तो कब सुधारेंगे, 15 जुलाई को। तो इसी 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे यूथ स्किल्स डे की बात करते हैं तो आप 15 जुलाई को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 15 मई भी है, तो भाई अपनी फैमिली को भी, स्किल्स है तो फैमिली को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो फैमिली को आप 15 मई को देखेंगे, यानी 15 मई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल डे है, किसका है, फैमिली के लिए है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली या फॉर फैमिली भी कह सकते हैं। फैमिली के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो आपका क्या है, फादर्स डे, मदर्स डे सभी जानते हैं। फैमिली के लिए भी दिन मनाते हैं हम 15 मई को। 15 नवंबर की बात करते हैं तो भाई हमारे पास में है जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनको भी मैं क्या कराना है, इनको भी प्राइड फील कराना है। तो यहाँ पर प्राइड फील कराने के लिए जनजाति के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम जनजाति गौरव दिवस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनजाति से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, हम तो नहा धो के पढ़ेंगे, हाँ तो वही तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी जाओ भाई, नहा के तो जाना पड़ेगा, नहीं तो इतनी स्मेल कौन सहन करेगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कहता है, एक ऐसा शहर जहां पे इलाहाबाद, जो कि आज के टाइम पे प्रयागराज है,
जहां सिर्फ साहित्य की बात नहीं की जाती, जहां सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं करी जाती, जहां पे गंगा भी बहती है और यहां पे रेवेन्यू सिस्टम की भी बात की जाती है। और यही है आपका किस वर्ष में राजस्व बोर्ड की स्थापना इलाहाबाद यानी प्रयागराज में की गई थी। क्यों बनाया गया था? रेवेन्यू को कलेक्ट करना था। क्यों बनाया था? लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना था, भूमि के रिकॉर्ड को मेंटेन करना था। तो क्या करेंगे? तो हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन हम में से कौन? ब्रिटेन यानी ब्रिटिश वाले लोग, क्योंकि शासन किसका है? ब्रिटिश का है। और ये ईयर किसकी हैं? ब्रिटिश की हैं। तो हमें ब्रिटिश के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि जो यहां पर रेवेन्यू सिस्टम की बैकबोन यहां से शुरू होती है, जहां पर हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं, जहां पे पूरी भूमि के रिकॉर्ड रखने की बात करते हैं, मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, और वो हमारा पास में क्या था? वो हमारे पास में था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहां पे था? इलाहाबाद में। कब था? आंसर आ चुका है 1831। मोहिनी मिश्रा का आंसर है डी। और इसी के साथ में ऋतु कुमारी कह रही है 1875। रोहित तिवारी का आंसर सी है। पता नहीं है सी है या डी है, चलिए तुक्का तो है ही। प्रिंस का भी आंसर आ चुका है सी। तो भाई जो सी के साथ हैं वो तो हो जाते हैं गलत। अब इसका आंसर क्या होगा? अब बचा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, कहां पे है? इलाहाबाद में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए खोली गई थी। रेवेन्यू सिस्टम की बैकबोन यहां से ही शुरू होती है और ये ब्रिटिश के टाइम पे खोली गई थी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ ऑप्शन नंबर डी क्यों है? यहां पे ये भी याद रखिएगा, 1831 याद कर लेना, टैक्स का दिन है। ठीक है, टैक्स के लिए 1831 याद कर लो। रोहित मैंने भी तुक्का मारा। हाँ भाई, तुक्के तुक्के खिलते रहो। मैंने तो तुक्का लगाया है। हाँ, जो भी है तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का तुक्का मोस्टली गलत ही होते हैं, एक आध के सही हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हम तो अब तुक्का ही लगा के पास हो जाएंगे। यार ये क्या एग्जाम है यूपीएसआई? जब तुक्के लगा के आते हैं ना, तो जब लगता है कि अरे मेरे तो सारे सही होंगे, जब रिजल्ट आता है ना, तो जो 70 80 90 वाले होते हैं ना, 50 60 30 पे रह जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पॉल्यूशन बढ़ने की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कहां जाएंगे? तो आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार को ब्लेम कर देते हैं। तो सरकार को ब्लेम करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट कौन से जाएंगे? तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतने ही केस पेंडिंग है, तो क्या ये पॉल्यूशन के केस को देख पाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो खुद बिजी है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे एनवायरनमेंट के केसेस के लिए अलग से कोर्ट बनाने पड़ेंगे, और वही है आपका अलग से कोर्ट। कौन सा? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। हमने ट्रिब्यूनल्स बनाए। कब बनाए? 2010 में बनाए। और ये स्पेशल बॉडी है जो कि क्या करती है? पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वहां पर देखनी है, फास्ट ट्रैक करने के लिए। यानी बहुत फास्ट ट्रैक है, इसका मतलब है कि आप वहां पे जाएंगे तो बहुत जल्दी ही उसकी सुनवाई होती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। तो जल्दी से आंसर बताओ। आंसर तो मैंने ही बता दिया है। क्या क्या याद करूं भाई? एक दिन में चीजें याद हो जाती तो फिर क्या है। लेकिन अब एक किसी का पूछ लो ना कि इसका पूरा बता दो, एक जान कहाँ से लेके कहाँ तक, 10 साल का रिकॉर्ड होगा कि वो पहले मिली थी, उस दिन मिली थी, सोमवार का दिन था, बारिश हो रही थी, उसके अलावा पत्तियां झड़ रही थी, सड़कें पे कोई था ही नहीं, हम लोग अकेले चले जा रहे थे। सारा कुछ याद होगा। ये भी पता होगा कि उस दिन मैंने क्या दिया था, 10 तारीख को मैंने क्या दिया था, 12 तारीख को क्या दिया था, 2017 का दिन था कि 18 का दिन था कि 20 का दिन था। लेकिन जब ये बात आ जाती है ना, जो काम की चीज है, वो किसी को याद नहीं होगी। सर एनटीपीसी के आंसर की आ गई है। आइडिया नहीं है तो देखना पड़ेगा मुझे। इसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम की। तो ये कब पारित होता है बेटा? 2010 में पारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये एक स्पेशल बॉडी है जो कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के रूप में आती है। अब ट्रिब्यूनल्स का रूप क्या है? यानी कोर्ट का ही एक छोटा भाग कह सकते हो इसे, जो कि कोर्ट के केसेस की वजह से बनाए गए थे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बोझ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट पे, तो बोझ को कम भी करना था। तो इसीलिए छोटे मोटे जो केसेस हैं वो उनके लिए छोटे मोटी संस्था बना दी गई। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको भी ये सब याद रहता होगा। हाँ, मुझे भी याद है। हाँ, सब याद है मुझे भी। ऐसी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 की। लेकिन किसका? कौन सी? चलो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे क्या कहता है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? तो संपत्ति के अधिकार की बात की जाती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट है, आपकी जमीन अगर किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ले ले
तो क्या किसी फंडामेंटल राइट के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर आपको कोई कानूनी अपनाना पड़ेगा? तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि हम अपना सकते थे, लेकिन जब जब फंडामेंटल राइट हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन होता क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी को यहां पे एक संशोधन होता है, उस संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट से हटा दिया जाता है और एक लीगल राइट बना दिया जाता है। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए आपका आंसर इसमें से बताना है कि कौन से अधिकार के तहत, कौन से संशोधन के तहत हमने यहां पे ये चेंज किया था, यानी फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया था। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सी आंसर गुरुजी। आपकी प्रॉपर्टी नहीं आई। मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है भैया? मेरा कोई किसी पर फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं लीगली पढ़ा रहा हूं, तो लीगल राइट जरूर हैं। तो आप यहाँ पे उसकी किसी की संपत्ति की बात ना करें। 300 में जोड़ा था, रोहित तिवारी ने बता दिया है। जान का आंसर ए है, रितु कुमारी का आंसर 4 है। पहले 7 थे। हाँ, फंडामेंटल राइट पहले 7 हुआ करते थे, अब आपके कितने हैं? 6 हैं। जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन लीगल राइट बना दिया। कब बना दिया? जब हमने एक संशोधन किया। कब? कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन। और इस 44वें संशोधन के तहत हमने किसे कब कहां पे लगाया इसे? आर्टिकल नंबर 300 ए में जोड़ दिया। आर्टिकल नंबर 300 ए के तहत हमें संपत्ति का अधिकार तो मिलता है, लेकिन एक लीगल राइट है। और ये संशोधन हमने कब किया था? तो भाई 1978 का टाइम था, 1978 का टाइम था जब हमने ये संशोधन कर दिया था। तो आपका फंडामेंटल राइट अब लीगल राइट बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, सी आंसर है। हाँ जी, बस सी ही आंसर है। और कौन सा है? चलो आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टी पे। अब आपने संशोधन कर लो, सबकी प्रॉपर्टी पे संशोधन होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो आपका कोई लीगल राइट है बस, लेकिन आप फंडामेंटल राइट नहीं रखते किसी भी चीज पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में कोर्ट हुआ ही नहीं करते थे। हम तो नॉर्मली ऐसे ही किसी गांव में बैठ के एक पंचायत बैठा देते थे, लोग सुन लेते थे, मान जाते थे। पंचायत का मतलब वो भी पंचायत सिस्टम अब आया, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे लोगों को बिठाते थे, उसको सॉल्व कर देते। लेकिन इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। कहाँ पे? ये बताता है कि ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की थी। तो इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। और कैसे खोला गया था, किस एक्ट के थ्रू खोला गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? अपने जो ऑफिशियल्स होते थे उनके द्वारा खुद ही क्या करते थे? जुडिशियल संभाल लेते थे। लेकिन फिर क्या पड़ा? जरूरत पड़ी किसकी? जुडिशरी सिस्टम की। और हमारे यहां पे पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहां पे क्या किया? इंटरफेयर किया। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट का यहां पे क्या कर दिया है? उद्घाटन कर दिया। तो यहां पे बना 74 में है। आकाश कुमार का आंसर 74 है। साल पहले ब्रेकअप हो गया है। तीन भाई, बहुत दुख की बात है। यहां पे आपका अगर 1774 में बना है तो आपका यहां पे कोई ना कोई तो एक्ट आया होगा। तो एक साल पहले की बात कर लें, क्यों 1773 की? तो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी के तहत आपके कोर्ट बनाए जाते हैं। और इंडिया का पहला जो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है वो कलकत्ता में बनाया जाता है, 1774 में बनाया जाता है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहां पे जुडिशरी को संभाल नहीं पा रही होती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है कलकत्ता में। तो आप बता सकते हैं कि इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना। ठीक है, हाँ, राजधानी भी यहां पे कलकत्ता से दिल्ली हो गई थी। सो सैड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब बात करते हैं हिंदुओं की। भाई हिंदुओं की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में हिंदू विश्वविद्यालय भी है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? नीचे आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा किसके द्वारा बनाया गया था। और यहां पे याद रखना, ये ऐसा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जो सबसे बड़ी है और इसके अंदर लगभग 30,000 स्टूडेंट से ज्यादा एक साथ लोग पढ़ते हैं, यानी 30,000 स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि BHU का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, वहां पर आप आंसर दे सकते हैं कब किया गया था। लेकिन जहां पर
ज्ञान की गंगा बहती है, वहां पर कौन लेके आए थे? वहां पे आते हैं मदन मोहन मालवीय। ज्ञान की गंगा को बहाने के लिए मदन मोहन मालवीय कदम रखते हैं, और कदम रखने के बाद में इन्होंने बताया था कि ऐसा करते हैं कि हम इंडियन कल्चर के साथ साथ मॉडर्न साइंस को भी पढ़ा लेते हैं, तो इंडियन कल्चर भी हो जाएगा और आप साइंस भी सीख जाएंगे। इसीलिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट किया था। नेशनल स्पिरिट के लिए की थी, और वो कौन सा था? BHU था। और कब स्थापित हुआ था? 1916 में हुआ था। तो आप यहां पे आंसर क्या बताएंगे? 1916। रोहित तिवारी का आंसर सी है बेटा, गलत हो जाएगा। 1894 की बात कर रहे हो। 1894 तो AMU भी नहीं खुला था, AMU तो इससे पहले और खुल गया था। ऋतु कुमारी का सही है, सन याद नहीं है, कोई बात नहीं है। मदन मोहन मालवीय बताया है मिश्रा ने। इसके अलावा जान का आंसर आ चुका है। खान भाई भी जुड़ चुके हैं, देवभूमि उत्तराखंड से भी जुड़ चुके हैं। खान भाई आपका भी स्वागत है। लेकिन बात यहाँ पे इन दो की चल रही है, तो चलिए आपकी भी बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, AMU की भी बात कर लेते हैं। और AMU जो है ये कब ओपन हुई थी? 1875 में। लेकिन 1875 में AMU नहीं था। 1875 में क्या था? ये एंग्लो इंडियन कॉलेज हुआ करता था। क्या था? एंग्लो इंडियन कॉलेज हुआ करता था। फिर होता क्या है? यानी एंग्लो इंडियन कॉलेज कौन सा? मोहम्मडन वाला, ठीक है। अब ये ओपन हो जाता है, खोलता कौन है? सैयद अहमद खां के द्वारा। तो 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा एंग्लो इंडियन कॉलेज खोला जाता है मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहीं पर 1920 में इसी को यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है और इसी को AMU बना दिया जाता है। तो आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने दोनों की बात कर दी, यहां पे मैंने एकता की बात कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तब मैं नहीं था, हाँ जी भाई आप नहीं होगे भाई, मैं भी नहीं था ऐसे तो। मैं कौन सा था? मैं कोई मदन मोहन का या हड़प्पा काल का थोड़ी हूँ। सो मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा के बता रहा हूँ आपको। ऐसी कैसी बातें करते हो कि मैं नहीं था कि वो नहीं था। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। अब भाई ऐसा है, देखो जैसे आपको पता है कि केंद्र और राज्य जो हैं वो एक तरीके से पति पत्नी के बराबर हैं। और यहाँ पे क्या है? सेंटर समझता है कि मैं पति हूं तो मैं सब कुछ डिसाइड करूंगा, और स्टेट कहते हैं कि भाई हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी ऑटोनॉमी चाहिए। तो क्या होगा? कोई ना कोई एक होगा जो बीच का रास्ता निकालेगा, जिसने उनकी शादी कराई है। ऐसे ही होता है ना, मीडिएटर होता है। तो ऐसा ही है, जो मीडिएटर के रूप में काम करता है वो है आपका यहाँ पे 1983 में किसी की अध्यक्षता में यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसे सेंटर स्टेट रिलेशन भी कहा जाता है। और ये किसके तहत यहाँ पे इसकी रिपोर्ट आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए। एकता का तो नागिन सीरियल था। तेरे का बी तुक्का बता दिया भाई, ये नागिन और नाग की बातें यहाँ ना करी जाएं, ठीक है। सी आंसर आ चुका है, ए आंसर है बी। चलो ABCD चारों आंसर आ चुके हैं, कोई बात नहीं है। पावर किसके पास में ज्यादा थी? पहले सेंटर के पास में ज्यादा थी। तो स्टेट क्या करता था? इसकी शिकायत करता था। तो होता क्या है? एक कमीशन बैठता है, और कमीशन कौन सा बैठता है? और वो है आपका सरकारिया कमीशन। भाई सरकारिया कमीशन, एक 1983 में सरकारिया कमीशन बैठाया जाता है। सेंटर स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करता है, गवर्नर्स के रूल को एग्जामिन करता है, गवर्नर्स के रोल को एग्जामिन करता है, और इसके अलावा इंटर स्टेट के यानी स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हैं उनको खत्म करने के लिए सिफारिश करता है। प्रेसिडेंट रूल जो लगाए जाते हैं सेंटर के द्वारा उसका मिसयूज ना हो, उसके लिए भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन? सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन। यहां पर इन्हीं की अध्यक्षता में, RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1988 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और यहां पर सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की जाती है, केंद्र राज्य की बात की जाती है। और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ABCD जो दे रहे थे वो सब गलत है, ए ही आंसर है बी। भाई कंफर्म कहां से है? PV राजमन्ना कहां से आ गए इसमें? डी वाले रह गए बस। सर मेरे से ना हो पाएगा भाई, UPSI का सपना ऐसा ही थोड़ी है कि तुम जाके सीधे कानून की तरफ बात करो। कानून पता नहीं है, कानून झाड़ना जरूर आता है, ठीक है। वो ऐसे होता है ना, जो सुबह उठ के कानून देना कि भाई ये चीज़ें की वो चीज़ें की, लेकिन जब खुद पे आती है तो नहीं, चीज़ें याद नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब आपको पता है हमारे पास में फसलें हैं भाई, हमारे पास में कृषि प्रधान देश भी हम ही हैं। अब फसलें ऐसा तो है नहीं कि सही रहेंगी हमेशा,
कभी ऐसा भी हो सकता है बाढ़ आ जाए, जैसे कि पंजाब में आई हुई है। कभी ऐसा भी हो सकता है जब सूखा आ जाए तो भी खराब हो जाएंगे, यानी फसलें खराब हो जाएंगी। और अगर खराब हो गई तो हमें बीमा कौन करके देगा? वही आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सी प्रमुख एजेंसी जिम्मेदार है? इन चारों में से बताना है कि ऐसा कौन है जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाए, या कभी बाढ़ आ जाए, या सूखा आ जाए, उसके बाद में यहां पे बीमा के रूप में एक धनराशि प्रदान करेगा, जो कि यहां पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। तो इनमें से कौन होगा? ऐसी कौन सी नोडल एजेंसी है? जल्दी से बताइएगा। आप भी खूब। हाँ, मैं तो कानून झाड़ता हूँ, मेरे को कानून आता है ना। अभी गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम में सही करके आओगे भाई, ये ऐसा ही होता है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज आपके गलत हो रहे हैं, लेकिन एक दो क्लासेस लोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहले दिन ही चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन चीजें संभलती हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं, और फिर हमें समझ में आता है कि ऐसा भी होता है। तो आप एक क्वेश्चन को जब 4 बार पढ़ोगे, 4 बार रिपीट होगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। भाई ऐसा ही होता है, एक एक दिन में चीजें नहीं समझ सकते हो। यहां पे बोला जा रहा है कि हमारे पास में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी। क्या आई थी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी। अब ये स्कीम क्या करती है? फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। लेकिन यहाँ पे ये किसी के अंडर काम करेगी ना, ये कोई ऐसा तो होगा जो इसको सपोर्ट कर रहा होगा, कोई ऐसा तो होगा जो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा होता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डी क्या है? यही है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के द्वारा क्या दिया जाता है? इसी के द्वारा बीमा किया जाता है, इसी के द्वारा बीमे की धनराशि प्रदान की जाती है। किसको? किसानों को, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। कृषि से तो नाबार्ड, इसलिए तुक्का मार दिया। नाबार्ड भाई लोन प्रोवाइड करता है, बीमा पूछ रहा है, इंश्योरेंस कौन देगा? उसने तो कह दिया मुझसे लोन ले जाओ, आप यहां पे फसल उगाओ, लेकिन फसल उगा ली, खत्म हो गई, बाढ़ आ गया, तो इंश्योरेंस कौन देगा? कौन यहां पे गारंटी लेगा कि ठीक है अगर फसल खराब हो जाती है तो मैं पैसा दूंगा? तो भाई वो लोन प्रोवाइड करता है, ये यहां पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। लोन और इंश्योरेंस दो अलग अलग टर्म है। डी भी हो सकता है, हाँ डी ही है, डी भी नहीं हो सकता, नहीं तो एबीसीडी होता फिर तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। और हाँ, एक चीज आई थी 2016 में, इसका रिप्लेसमेंट आया था जिसका नाम था पीएम प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना आती है। कब आती है? 2016 में आती है, जो इसका एक रिप्लेसमेंट के रूप में आती है। ठीक है, ये भी याद रख लेना कि यहाँ पे इसके तहत अब क्या किया जाता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। काली आंसर भी दे दिया भाई, मैंने तो हटा दिया था। किस प्रकार की मिट्टी में प्रकृति में स्व जुताई वाली मिट्टी है? यानी जो खुद को जोत लेती है भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं है। यानी ऐसी मिट्टी जो इतनी एक्टिव है, जो बार बार जुताई की जरूरत नहीं पड़ती, खुद अपनी जुताई कर लेती है। और यहां पर अब ये जुताई करती क्यों है? कि इसके अंदर क्या होता है ना, मॉइस्चर ज्यादा होता है। क्या होता है? इसके अंदर ना नमी ज्यादा होती है। और अगर नमी ज्यादा होगी तो इसके अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब आप बताओ, वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है जिसके अंदर वाटर के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होगी। और अगर कैपेसिटी अगर इसके अंदर है तो यहां पे हम क्या कहेंगे? इसका मतलब यह है कि जब इस पर सन की रेज पड़ेंगी तो यहां पे पानी हटेगा, और पानी हटेगा तो दरारें आ जाएंगी। तो सन की रेज पड़ती हैं तो ये मिट्टी सूख जाती है, और सूखने पर इसमें ना क्रैक आ जाते हैं, दरार आ जाती है। और इसी दरार की वजह से क्या बोला जाता है? ये स्वयं जुते जाने वाली मिट्टी है, यानी स्वयं को जोतने वाली मिट्टी है। और दरारें क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, और मॉइस्चर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सन की रेज उन्हें सुखाने का काम करेगी, और जब किसी भी चीज से पानी को खींच लिया जाएगा तो दरार आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसी रेगुर मिट्टी को कॉटन मिट्टी कहा जाता है, यानी कपासी मिट्टी। कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो बताओ काला रंग क्यों होता है इसका? ऐसी यानी काली मिट्टी का जो काला रंग है ये किस कारण होता है? आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? हाजी मोहिनी मिश्रा, काली मिट्टी ही आंसर है। और गन्ने के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसी वजह से महाराष्ट्र गन्ने में आगे निकल रहा है। उत्तर प्रदेश भले ही आगे है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 सालों में महाराष्ट्र जो है वो उत्तर प्रदेश को पार कर जाएगा, और इसी के बाद में महाराष्ट्र नंबर 1 बन जाएगा गन्ने की में। ठीक है,
कपास की खेती बहुत होती है, अच्छी बात है। मोहिनी मिश्रा कह रहे हैं ज्वाला, हाँ बिल्कुल, ज्वालामुखी वाली जो मिट्टी होती है जहां पे बेसाल्टिक रॉक पाई जाती हैं, उन बेसाल्टिक रॉक का अगर खंडन होगा और इस बेसाल्टिक रॉक अगर यहाँ पे पानी के द्वारा जाएगी तो कहीं पर डिपॉजिट हो जाती है, तो आपकी वहां पे मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। लेकिन इसका रंग जो होता है ना, इसका रंग जो काला हो जाता है ना, वो किसकी वजह से होता है, वो याद रख लेना, टाइटेनीफेरस की वजह से, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसकी वजह से इसका रंग जो होता है काला होता है। तो ये भी आप याद कर लेना। आया समझ? उसमें फसल को काट कर आग लगा देते हैं, भाई फसल को काट कर आग लगा देते हैं किसमें? गुड आफ्टरनून गीता, बहुत लेट आए हो, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया और 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, तुम इतनी लेट आए हो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अब जहाँ पे मैं बुला रहा हूँ वहाँ पे छुट्टी की बात आती है। अगर पार्लियामेंट छुट्टी पर है और लॉ पास कर रहा है, बहुत जरूरत है उस लॉ की, तो क्या किया जाएगा? अगर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, यानी पार्लियामेंट सत्र नहीं चल रहा और सत्र नहीं चलेगा तो लॉ भी पास नहीं होगा, और लॉ की जरूरत है, अर्जेंट लॉ पास करना है, तो यहां पे कौन आएगा? यहां पे काम आते हैं प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या है? अध्यादेश को पास करने की क्या है? पावर है। इनके पास में क्या पावर है? अध्यादेश को पास करने की पावर है। यहां चाहे वो पार्लियामेंट सत्र ना हो, यानी पार्लियामेंट का सत्र नहीं हो रहा, तो ये ऑर्डिनेंस को पास कर देंगे। क्यों पास कर देंगे? क्योंकि अर्जेंट नीड है, और अर्जेंट नीड है तो कहां जाओ? प्रेसिडेंट के पास जाओगे, ठीक है? और प्रेसिडेंट के पास चले गए तो क्या करोगे? प्रेसिडेंट खुद कहेंगे ठीक है मैं यहां पे ऑर्डिनेंस पास कर दे रहा हूं, और ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तो ये कैसे काम करेगा? सेम काम करेगा। कैसे? अदर लॉ की तरह पे, यानी जितने भी कानून हैं उनकी तरह ही काम करेगा। और लेकिन ये काम कब तक करेगा भैया? ये हमेशा काम करेगा? नहीं, ये 6 महीने के लिए, यानी मैक्सिमम 6 महीने, ठीक है? तो मैक्सिमम 6 महीने तक ये काम कर सकता है, उसके बाद इसे पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा कानून बनने के लिए। अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी? 6 महीने। पार्लियामेंट का द्वारा इसके द्वारा पास करने का, अप्रूव करने का टाइम कितना है? 6 महीने। प्रेसिडेंट कब इस पर पास करेंगे? जब यहां पे अर्जेंट जरूरत है। क्यों जरूरत है? पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा और पार्लियामेंट छुट्टी पे है, तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट काम करेंगे। और इसके लिए हमारे पास आर्टिकल नंबर 123 है, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 आर्टिकल है जो पार्लियामेंट के सत्र न होने पर ऑर्डिनेंस की पावर देता है। आंसर दे दिया है जान, संदीप ठाकुर, गीता, इसके अलावा ऋतु कुमारी और खान का आंसर। सर स्पीड कम है, किसकी? मेरी या आपकी? आकाश कुमार आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कहता है? भाई मेरी स्पीड कम नहीं है, बात यह है कि आप यहाँ पे केवल क्वेश्चंस के आंसर सीखने आते हैं, और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि किताबें आपके पास में हैं, आपके पास में प्रैक्टिस बुक आती है, वहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखना, उसका नीचे आंसर लिखा होगा ए, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, उसका आंसर लिखा होगा सी। इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती किताबों में, ठीक है? तो इसलिए वहां पे आप काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, हमारे पास में कौन सा संगठन है जो भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? पहली बात तो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल पता होना चाहिए, तभी तो आगे के आंसर दे पाओगे। इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहां पे इंटरपोल दिखाई दे रहा है। इस इंटरपोल में इंटर का मतलब है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल के बाद आप POL देखते हैं, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है भाई? आपके यहां से कोई अपराधी भाग गया, आपके यहां पे कोई अपराधी था, ये भाग गया, अब आप भाग गया, मान लो दुबई भाग गया, अब भाग गया तो ऐसी कोई एजेंसी भी तो होगी जो हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एजेंसी हैं, हमारी जांच एजेंसी हैं जो किसी से कनेक्ट करेंगी, तो किससे करेंगी? इस इंटरपोल से कनेक्ट होंगी। ये काम करेगा, फिर ये काम कराएगा, फिर क्या करेगा? ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के तहत काम करेगा, ये नेशनल सेंटर ब्यूरो के तहत काम करेगा। और यहां पे ऐसा कौन है, यानी हमारे पास में जांच एजेंसी कौन है? तो आप क्या कहेंगे? हमारे पास में एक जांच एजेंसी है, वो कौन सी है? CBI है। कौन सी है? CBI है। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी,
तो केंद्रीय अन्वेषण सीबीआई है जो हमारे लिए नेशनल रूप से सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करती है, जो इंटरपोल से कनेक्ट करती है। इंडिया का एनसीबी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सीबीआई हो जाएगा। तो सीबीआई ये वही है। हाँ जी, ऋतु कुमारी का, जान का, और इसके अलावा मोहिनी मिश्रा का, आकाश का। पढ़ा है पर ध्यान नहीं है भाई, ऐसा ही होता है, हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं पर ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीजें पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो रिपीट मोड में वो चीजें याद आ जाती हैं। अब आप इन चीजों को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, एक दो बार और देख लोगे, तो आपको ये चीज याद रह जाएगी। लेकिन आप एक बार पढ़ने के बाद फिर ध्यान नहीं देना, निकल जाएगा। दिमाग भी ऐसे ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18। ऐसा अब पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन है जो भारतीय शहर तो है लेकिन इसे विश्व की नगरी कहा जाता है, इसे वर्ल्ड सिटी भी कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए ऐसा कौन है जो एक हमारे यहाँ पे महानगर के रूप में है लेकिन ये वर्ल्ड सिटी के रूप में भी यूज किया जाता है। तो जल्दी से आंसर क्या होगा, सूरत, नागपुर, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम। क्या आंसर होगा? हाँ भाई, नंबर तो याद हो ही जाते हैं लेकिन नंबर कभी भी पहली बार में याद नहीं होता, ये भी याद रखना। जब आप बार बार को क्या करते हैं, बार बार उसको आंसर देते हैं, मतलब उसके क्वेश्चंस को जब भी आप बार बार कॉल उठाते हैं तो दो चार बार देख लेते हैं, तब आपको नंबर याद होते हैं। चलिए, कोलकाता कोलकाता कोलकाता, मोहिनी मिश्रा का भी आंसर है। चलिए मैं बता देता हूं, बर्ड सिटी की जब बात की जा रही है तो इन चारों में से आंसर जो है वो आपका कोलकाता सही है। लेकिन क्यों सही है, इस कोलकाता के अंदर आप देखेंगे मल्टीपल सिटीज का प्रोजेक्ट दिखता है। आप हावड़ा को देखेंगे, कहां है, कोलकाता में। आप दुर्गापुर को देखेंगे, कहां है, कोलकाता में। आप हल्दिया को देखेंगे, कहां है, आपका कोलकाता में। यानी कोलकाता ही एक ऐसी जगह है जहां पे आपको ये चारों यानी चार सिटी भी आपको एक जगह पर ऐड होती दिख रही हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा महानगर है भारत का, प्राचीन टाइम का है, अंग्रेजों से जुड़ा है और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। अगर आपसे बोला जाए पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार आपका कोलकाता ही कहलाता है। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको, कोलकाता सही आंसर है। मैं तो भूल जाती हूं, हाँ तुम तो भूल ही जाओगे, कोई बात नहीं है, नंबर खो जाते हैं कभी कभी, और खो जाना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर, हर चीज याद नहीं रखनी चाहिए, कुछ काम आप मोबाइल को भी दे दो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लो। हमारे पास में है आहार नली। आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? यानी जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, आपने कुछ खाया, दिमाग छोड़ के आप जो खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप चबाएंगे, चबाने के बाद वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अब आपका फूड पाइप काम करेगा, फूड पाइप से यहाँ पे नीचे जाएगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, पेट में पहुंचेगा। जैसे ही ये खाना आपके माउथ के द्वारा कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप में पहुंचता है, और फूड पाइप के बाद ये खाना कहाँ पहुंचता है, आपके स्टमक में पहुंचता है, जिसे आप पेट कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। और इस आमाशय के अंदर कुछ पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि होगी यानी ग्लैंड होगी तो कोई ना कोई केमिकल का स्राव होता है, और वो केमिकल कौन सा है, ये केमिकल ही है HCl। क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो उस खाने को गलाने का काम करता है। HCl बाहर आता है, इसके अलावा म्यूकस भी बाहर आता है, वल्गम जिसे बोल रहे हैं ना, इसे म्यूकस बोला जाता है। ये म्यूकस क्या करेगा, अब ये म्यूकस जो है ये पेट को बचाने का काम करेगा। आपको पता है HCl खतरनाक होता है ना, ये जल्दी को खत्म नहीं कर देगा, ये जल्दी को जला नहीं देगा, गला भी तो देगा। जब खाने को गला दे रहा है तो पेट के अंदर चीजों को भी तो गला सकता है, इसीलिए यहाँ पे म्यूकस भी बाहर आता है। ये म्यूकस आपकी पूरी पेट की चारों तरफ में जमा हो जाता है, जिसके बाद उसकी जो झिल्ली होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये HCl उसको गलाएगा, फिर क्या आपका खाना कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद में आपका खाना जाता है इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन कौन सी इंटेस्टाइन, छोटी या बड़ी, तो आप कहेंगे छोटी वाली में जाएगा। और छोटी के बाद में कहाँ जाएगा, बड़ी आंत
आंत में जाएगा, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। इसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के बाद खाना पहुंचता है एनस से, और यहां से हो जाता है बाहर। तो आपने खाना खाया और उसके बाद बाहर भी निकाल दिया, बीच में जो प्रोसेस होती है वो मैंने आपको पूरी बता दी। बोल रहा है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। तो कौन सा है जी? सर आपको भूल जाती हूँ। हाँ, मुझे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भूल जाने से क्या आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है? तो मुझे भूल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर लीवर। अरे लीवर कहां से हो गया गीता? लीवर कहां से हो गया? लीवर यहां पे क्या कर रहा है भैया? लीवर तो बाइल जूस का यहां पे सेक्रेशन करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है लीवर, इसे कहते हैं लीवर। और ये क्या निकालेगा? ये निकालता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या है? इसे कहते हैं पित्त रस। और ये पित्त रस कहीं पर जमा हो जाएगा। कहां जमा हो जाएगा? जिसे आप गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। तो पित्त रस जो है पित्ताशय में जमा हुआ, यहां से निकल के ये आपका कहां जाएगा? छोटी आंत में। क्यों जा रहा है भैया? क्यों? क्योंकि खाना कैसा है? खाना एसिडिक है। खाना कैसा है? खाना अम्लीय है। और अम्लीय खाना अगर नीचे आएगा तो आपकी छोटी आंत को खराब कर सकता है। इसलिए इसमें क्या हो चाहिए? इसके लिए बेस चाहिए, यानी क्षार चाहिए। और क्षार कौन है? ये क्षार ही है आपका वाइल जूस। और वाइल जूस क्या करेगा? एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो सारी जो सॉल्ट बनता है उसे न्यूट्रल कर देता है, यानी उदासीन कर देता है। उदासीन वाला पार्ट आपका छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में खाना पचता है। और इसमें जब पूरी तरीके से पाचन हो जाएगा तब ये बड़ी आंत में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? रोहित तिवारी क्यों रो रहे हो? तुम्हारा भी लीवर ही है सही? तुम्हारे लीवर से HCl निकलता है क्या? क्यों? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? अगर आपके देश में FDI आता है, FDI क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। FDI क्या है? आप कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और विदेशों से पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, तो कितना पैसा आपके देश में आ रहा है, इसकी जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी देता है ये विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये प्रकाशित की जाती है, और प्रकाशित की जाती है तो इन चारों में से किसी एक के द्वारा की जाएगी। आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सर स्काई ब्लू में अच्छे लग रहे हैं। ओ सॉरी, डार्क ग्रीन। नहीं सर, यूरिन निकलता है। भैया किसका यूरिन निकल? ऐसे क्वेश्चन देख के ना यूरिन निकल ही जाएगा एग्जाम में। ऐसी बातें जो कर रहे हो भाई, यूरिन जो निकलता है ना वो इससे नहीं निकलता। यूरिन जो बाहर होता है वो हमारी किडनी के माध्यम से बाहर होता है। किडनी फिल्टर करती है, किडनी फिल्टर करेगी तो हमारे पास में ब्लैडर होता है, उसमें ब्लैडर में जाके वो जो पानी है जिसे यूरिन कह रहे हो वो जमा हो जाता है। और जैसे ये 200 ml 300 ml के आसपास पहुंचता है तभी भागते हो फिर इधर उधर। ठीक है कि अब जाओ कहीं ना कहीं दीवार को पकड़ लेते हो, और दीवार पे भी लिखा होता है देखो गधा मूत रहा है। ठीक है चलो, विश्व निवेश रिपोर्ट की बात की जाती है 2025 की, तो ये ग्लोबल FDI की बात करती है। किसकी बात करती है? ये FDI की बात करती है। ग्लोबल FDI कितना आया है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करती है, यानी इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और इसका फ्लो कैसा हो रहा है, कितना फ्लो किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेक्टर वाइज एनालिसिस चलता है और ये पब्लिश की जाती है। कौन पब्लिश करेगा? जो ट्रेड की बात करेगा। इनमें से ट्रेड की बात कौन कर रहा है? भाई वर्ल्ड बैंक तो ट्रेड करता नहीं, वर्ल्ड बैंक तो ट्रेड करने के लिए पैसा देता है, ना कि ट्रेड कराता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या कहता है? अंकटाड। ये है आपका अंकटाड। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन है, जो किसके लिए है? ये ट्रेड के लिए बनाया गया आपका नेशंस है, एक ट्रेड के लिए बनाया गया संस्था है, जहां पर हमारे पास में 2024 की रिपोर्ट आती है, यानी 2025 की रिपोर्ट आती है, और 2025 की रिपोर्ट में 2024 के फ्लो की बात की जाती है, 2024 के FDI के फ्लो की बात की जाती है। और FDI के फ्लो में भारत की पोजीशन क्या है ये पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए, FDI में भारत की पोजीशन इस टाइम पे क्या है? आंसर 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 आंसर, कोई आंसर नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आंसर नहीं आया है तो मैं बता देता हूं भारत की इसमें पोजीशन क्या है। 15वीं पोजीशन है भारत वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में, 15वीं पोजीशन पर है। 2024 में हमने 28 बिलियन का फ्लो किया है FDI का, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी डी नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। मत मानो, कोई बात नहीं है, डी मत मानो, ए मान लो, बी मान लेना और पेपर में लगा आना। ठीक है,
तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 20 जो कि रोजाना मैं कराता हूं। तो 20 क्वेश्चंस आप अगर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं, आप चीजों को समझना चाहते हैं, केवल क्वेश्चन के आंसर नहीं, क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहा है आंसर से ये जानना चाहते हैं, आप उससे लिंक करके एक्स्ट्रा चीजें भी जानना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं यादविन स्मार्ट क्लासेस पर। और यादविन स्मार्ट क्लासेस पर आपकी ये क्लास रोजाना 12:30 बजे होती है, जिसमें मैं आपको जीके और जीएस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं। इसके अलावा आप अदर क्लासेस भी जुड़ सकते हैं, रीजनिंग की क्लासेस हैं, इसके अलावा आपकी जीके जीएस तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, मैथ्स की क्लासेस के लिए 11:30 बजे जुड़ सकते हैं, और रात में 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बैच लेना, आप चाहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम है तो बैच ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट को समझ सकते हैं, थ्योरी समझ सकते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं जिसका नाम क्या है, चाणक्य 2.0। क्यों जुड़े? क्योंकि मात्र 99 रुपए में भाई, केवल 99 रुपए में, तो 99 रुपए में आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाली है, 99 रुपए में आपको बहुत बेहतरीन बैच मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको बैच मिलने वाला है। आप यहाँ पे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और डेमो क्लासेस के बाद आप इस बैच को ले सकते हैं मात्र 99 रुपए में। लेकिन कहां से लेना है, तो आप कहां जाएंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बाईएससी ऐप, बाईएससी ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद में क्या होगा, लॉगिन करने के बाद इस बैच को आप खरीद सकते हैं मात्र 99 में। भाई थैंक यू सर, टाइप करने का मौका दो। बिल्कुल भाई, टाइप करो, खूब टाइप करो, लाइक करना चाह भाई, जो भी साथी अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। 12:30 पे ये क्लास होती है। आकाश कुमार और जान का, हाँ जी बिल्कुल, नाइस सेशन, थैंक यू सर। एलटी के लिए भी जीएस पढ़ा दिया करो भाई, जीएस यही होती है, जीएस सेम होती है, कोई भी एग्जाम दे लो आपके लिए जीएस यही रहने वाली है। हाँ, यूपीएसआई के लिए मैं कह रहा हूँ, यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हो तो ये जीएस आपके लिए बहुत काम करने वाली है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो रोजाना हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है, और बैच जो होता है, बैच में आप जुड़ना चाहते हो तो आप बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी टाइम पर 12:30 बजे हम रोजाना मिलेंगे। और ये आपकी क्लास जो होती है मंडे से सैटरडे रहती है, मंडे से सैटरडे 12:30 बजे जीके और जीएस को पढ़ सकते हैं, यूपीएसआई को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपका और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उसके लिए अच्छी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।